प्यारे विद्यार्थियों, @Unique Plus 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की साइंस में चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, एमसीक्यू का एक सीरीज कर चुके हैं। आज हम एमसीक्यू का एक सीरीज और करवाएंगे। चैप्टर अच्छा है, इसके एमसीक्यू भी अच्छे खासे नंबर में आते हैं, 20 नंबर का एमसीक्यू आता है, इसलिए हमको एमसीक्यू पर भी अच्छा खासा फोकस रख के चलना है। अच्छा, एक बात ये है, कुछ लोगों के मन में ये होता है कि केवल हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो केवल एमसीक्यू से एमसीक्यू ही कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व करने के दौरान आपकी थ्योरी का रिवीजन भी हो जाता है, अच्छे खासे संख्या में आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाते हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करने से केवल हमारी एमसीक्यू की तैयारी नहीं होती, थ्योरी की भी तैयारी हो जाती है और न्यूमेरिकल्स की भी तैयारी हो जाती है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक स्लाइड पे आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? अब जरा बात करें थोड़ा वोल्ट मीटर के जोड़ने की। तो अगर हम बात करें, हमने आप लोगों को बताया है कि जो हमारा परिपथ होता है उसमें जब हम संयोजन करते हैं तो संयोजन के दौरान 2 प्रकार का क्रम बनता है। एक बनता है श्रेणी क्रम और एक बनता है समांतर क्रम। और एक क्या बनता है? समांतर क्रम। 2 प्रकार के क्रम बनते हैं, एक श्रेणी क्रम बनता है और एक समांतर क्रम बनता है। जब ये दोनों क्रम हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस दौरान हमने ये बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। क्या समान रहती है? धारा समान रहती है। और समांतर क्रम में क्या समान रहता है? विभव समान रहता है। ये दोनों क्या रहते हैं? समान रहते हैं एक एक क्रम के। अब हमें वोल्ट मीटर जोड़ना है। वोल्ट मीटर नाम से ही पता चल रहा है कि ये विभव को मापने वाला यंत्र होगा, यानी विभव हमें मापना है। यदि हमें किसी परिपथ का विभव मापना है, हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में विभव समान होता ही नहीं है, अलग अलग पार्ट का विभवांतर अलग अलग होता है। तो जिस पार्ट पे जुड़ा रहेगा सिर्फ उसी पार्ट का विभव आपको बता पाएगा। हमको क्या करना है? पूरे परिपथ का विभव निकालना है। तो पूरे परिपथ का विभव निकालने के लिए जबकि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी विभव समान आएगा। इसीलिए वोल्ट मीटर को भी किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपका आंसर होगा कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? रीजन इसका क्या है कि अगर हम वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में अलग अलग पार्ट का विभवांतर भी क्या होता है? अलग अलग होता है। बट जबकि समांतर क्रम में सारे पार्टों का विभवांतर क्या होता है? समान होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अमीटर लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे अमीटर। अमीटर लिखा हुआ लेकिन पढ़ेंगे क्या? अमीटर। अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो अब लगे हाथों यह भी आप लोग याद रखिए कि जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा था। अमीटर और वोल्ट मीटर के जोड़ने की बात आई थी। तो अमीटर के लिए मैंने ये बताया था कि जो एक आदर्श अमीटर होगा, क्या होगा? आदर्श अमीटर होगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो हमने आपको बताया था, याद होगा या नहीं होगा ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा आदर्श वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ये अनंत होता है। प्रतिरोध कितना होता है? तो आपका आंसर होगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। हमने लिखा है अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? हमारा आंसर होगा श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि जो अमीटर होता है उसकी खासियत क्या है कि उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? 0 के नियर अबाउट होना चाहिए या कम होना चाहिए, जबकि वोल्ट मीटर का सबसे ज्यादा यानी अनंत होना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला लिखा हुआ, जिस परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ये हमारा विद्युत परिपथ होता है, जो हमारा क्या होता है? विद्युत परिपथ होता है, इसमें धाराएं भी 2 प्रकार की होती हैं। जो धाराएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या होती है? समय के साथ इसकी दिशा बदलती रहती है। तो समय के साथ जिसकी दिशा बदलती रहती है उसको प्रत्यावर्ती या अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और एक होती है जिसमें दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं।
कुल मिलाकर के ये जान लीजिए, ऐसा करंट जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की पहचान ना हो पाए वो प्रत्यावर्ती धारा होगी। अब ऐसा करंट जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की पहचान हो पाए वो कौन सी धारा होगी? दिष्ट धारा होगी। एक ही दिशा में बहती है तो उसको क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहेंगे। ठीक, तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा और इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये डिस्क धारा के लिए आप लोग ये जानिए, जो बैटरी होती है, सेल होती है, इनसे जो धारा हमको मिलती है वो कैसी धारा होती है? डिस्क धारा होती है। जबकि जो हम लोग के घरों पे आती है वो कौन धारा होती है? वो ये वाली धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? विद्युत धारा को नियंत्रित करना है, विद्युत धारा को। अब विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए वैसे तो घरों में बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे होते हैं, लेकिन उस ऑपरेटर्स में ऐसा कौन सा अवयव लगा होता है जो धारा को नियंत्रित करता है? इस ऑपरेटर्स का मेन काम क्या होता है कि ना तो धारा को बहुत ज्यादा बढ़ने दे और ना तो धारा के मान को बहुत ज्यादा कम होने दे। इसी को धारा नियंत्रक कहते हैं। और जो धारा नियंत्रक होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो धारा नियंत्रक का सिद्धांत होता है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध ये क्या करेगा? जब धारा का मान ज्यादा हो जाएगा तो अपने प्रतिरोध को बढ़ा लेगा, और जब धारा का मान कम हो जाएगा तो अपने प्रतिरोध को क्या करेगा? कम कर देगा, जिससे कि परिपथ में पर्याप्त मात्रा की धारा बहती रहे, परिपथ में कोई नुकसान ना होने पाए। तो धारा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? परिवर्ती प्रतिरोध का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? अब ये क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है। कैसे? कह रहा है परिपथ में तार की लंबाई दुगनी कर दी जाती है। जब हम लोग पढ़ रहे थे ओम का नियम, ओम के नियम के बाद में रेजिस्टेंस पढ़े थे। रेजिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो प्रतिरोध होता है ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये जब लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तो R1 इज इक्वल टू L1 होगा, और R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2L1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है? लंबाई दुगना। तो ये R2 जब 2L1 हो गया तो ये R2 का मतलब अब इस कंडीशन में ये 2R1 हो गया। पर लंबाई अगर दुगनी होगी तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। लंबाई दुगनी होगी तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। और जब प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा तो धारा का मान क्या होगा? क्योंकि I बराबर क्या होता है? B/R। I बराबर क्या होता है? B/R। जब R1 था तो I था, I2 क्या हो जाएगा भाई? इसको अगर हम I1 मान लें तो B/, ये क्या हो गया? 2R1। अब ये I1 होगा तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1। अब ये जो 2 बचा हुआ है नीचे आ जाएगा, I1/2। धारा का मान क्या हो जाएगा? आधा। लंबाई दुगना होने पर प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, और प्रतिरोध दुगना होने पर धारा क्या हो जाएगी? 50% हो जाएगी। यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो वैसे तो भाई अगर हम लोग देखें तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब वो चाहे जिस प्रकार की ऊर्जा हो, सारी ऊर्जाओं का मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। लेकिन जो हम लोगों के घरों पे बिजली यूज की जाती है, जूल ऊर्जा का छोटा मात्रक है, इससे उसका मापन नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग एक नई यूनिट का यूज करते हैं जिसे kWh कहते हैं, जिसे BTU कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। kWh को किलोवाट घंटा कहते हैं, और इसी को यूनिट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तीनों क्या है? यह चीज है। एक kWh की बात करें, या एक BTU की बात करें, या एक यूनिट की बात करें, इन सब में होता क्या है? 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी होती है? 3.6 × 10⁶ जूल की एनर्जी होती है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा।
ठीक, kWh BTU यूनिट सारे के सारे एक चीज है, सबकी वैल्यू क्या होती है 3.6 × 10⁻6 जूल के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अब जरा देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है, चालक पूछ रहा है। चालक क्या होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं सभी क्या होती हैं, चालक होती हैं। और जो अधातुएं होती हैं क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं, ये क्या होती हैं, अचालक होती हैं। क्या होती हैं, अचालक होती हैं। अधातुओं में एक अधातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपरूप है। ये ग्रेफाइट क्या होता है, चालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, चालक होता है। अब धातुओं में भी कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनकी चालकता बहुत ज्यादा होती है, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। इन धातुओं में आपको लर्न करके रखना है। सबसे पहले जो धातु आएगी चांदी, चांदी की चालकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी के बाद में दूसरे नंबर पे जो आता है वो कॉपर यानी तांबा आता है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। चांदी जो कि महंगी हो गई है, इसलिए अब आज के समय में जो मोटर्स लगे होते हैं, मोटर्स की जो कॉयल होती है वो किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। नहीं, पहले जो है कॉयल्स बनाने के लिए चांदी का भी यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा प्रवाहित की जा सके उसे क्या कहते हैं। एक कंडीशन होती है, अब आपके सिलेबस में ये है, बताए दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग घटाएंगे, तो टेम्परेचर घटाने पर एक फार्मूला है R = R0 1 + α_T। R0 1 + α_T करके एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से टेम्परेचर को रिलेट करके हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे RT होगा कि T टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे जैसे T का मान घटाते जाएंगे इसका मान घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि T का मान कम कर देने पर, बहुत कम कर देने पर इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो जब किसी चालक में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध 0 हो जाए, R क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस चालक को क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं या सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब इस घटना को क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, अतिचालक होगा। क्या होगा, अतिचालक। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। अब कॉपर की प्रतिरोधकता, जो कि कॉपर की चालकता क्या है, ज्यादा है। कॉपर अच्छा सुचालक है, अच्छी धातु है, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, जो सबसे कम वैल्यू लिखी होगी वही हो जाएगी। यहाँ पे सबसे कम वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 1.6 × 10⁻8, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, 1.62 × 10⁻8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो कॉपर के बाद में एल्युमिनियम आता है, कॉपर के बाद में क्या आता है, एल्युमिनियम। मीन्स इसका कॉपर से थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा बोले तो क्या हो जाएगा, 2.63 × 10⁻8 हो जाएगा। 2.63 × 10⁻8। तो जैसा कि हम देख रहे थे क्या, अब कॉपर हमने आपको क्या बताया कि पहले नंबर पे आता है चांदी, पहले नंबर पे क्या आता है, चांदी। चांदी के बाद में क्या आता है, कॉपर, और कॉपर के बाद में क्या आता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आता है, ठीक। तो चांदी की प्रतिरोधकता क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद कॉपर का 1.something × 10⁻8 होगा। कॉपर से थोड़ा ज्यादा एल्युमिनियम का होगा, तो थोड़ा ज्यादा बोले तो कितना हो जाएगा 2.63 × 10⁻8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कितनी होती है। चाहे धातु हो चाहे मिश्र धातु, सबकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है, नहीं अत्यंत कम होती है। क्या होती है भाई, अत्यंत कम होती है। यहाँ पे क्या आपका आंसर हो जाएगा, बी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कांच तथा रबड़ जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है। अब ये जो पदार्थ है कौन कौन से, कांच या फिर रबड़, ये दोनों कैसे हैं, अचालक पदार्थ है। कैसे पदार्थ है, अचालक पदार्थ है।
और जो भी अचालक पदार्थ होते हैं इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लगभग लगभग इनकी प्रतिरोधकता का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर की रेंज का होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमको आर दिया हुआ है कितना, 1200 ओम, और बी कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। हमको निकालना है आई। क्या निकालना है, आई। कैसे निकालेंगे ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपान में आर हो जाएगा। बी का मान 220 है और आर का मान है, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। आई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 11 अपान में 60 मिलेगा। इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 60 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 टाइम जाएगा, 60 हो जाएगा, बचेगा 50। पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, एक 0 और आ जाएगा। 1.8 के समथिंग यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं तो यहाँ पे 1 ही होगा, 1। उसके बाद में ये 8 जाएगा तो ये 480 हो जाएगा। बस इतना ही बहुत है। यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर। देखो तीसरे डिजिट तक हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी हमारा आंसर आ रहा है 2 डिजिट तक आ रहा है, 2 डिजिट तक हम सॉल्व किए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, अनंत होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है। तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। इसी फार्मूले पर यह भी क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 ओम और B इज इक्वल टू दिया हुआ है 220 वोल्ट। I निकालना है, I इज इक्वल टू B बटे R करेंगे, क्या हो जाएगा 220 अपान में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर। कितना हो जाएगा 2.2, यानी कि इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो उसे दृष्टि धारा कहेंगे, और जब दोनों दिशाओं में यानी समय के साथ दिशा में परिवर्तन हो रहा हो तो उसको प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट या एसी धारा कहते हैं। दृष्टि धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं या फिर डीसी धारा कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। आवेशों का प्रवाह बोले तो विद्युत धारा का प्रवाह। ये जो लिखा हुआ है आवेशों का प्रवाह जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम समझना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह। इसका प्रवाह हो जाएगा विद्युत धारा। अब विद्युत धारा किसमें आसानी से बहेगी, जो इसका अच्छा चालक होगा। अच्छा चालक होगा तो उसको क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ रहे थे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। जबकि समांतर क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि समांतर क्रम में कई सारे प्रतिरोध जोड़े हुए थे, जैसे मान लीजिए R1, R2, R3, R5 जोड़ा हुआ है, तो ये 1/R1 + 1/R
R2 प्लस 1/R3 ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ था। कह रहा है इनमें से कुछ प्रतिरोधों को घटा लिया गया। मान लीजिए डॉट डॉट वाले खत्म हो गए, इतना बचा, तो इनका मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा नंबर जो 1 से कम हो, कोई ऐसा नंबर जो 1 से कम हो, उसको जब हम किसी चीज में ऐसे करके जोड़ते हैं, जैसे कि 1/R3 जब करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी हो जाएगी। 1 से छोटी वैल्यूओं को जब हम घटाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, और जब जोड़ते हैं तो वैल्यू क्या होती है, घटती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब हम उसको हटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम, ये सब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 1/2 प्लस 1/3 करोगे, वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी में अगर हम 1/4 कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी में 1/6 भी ऐड कर देंगे तो और कम हो जाएगी। इसी में 1/10 ऐड कर देंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अब मान लीजिए इन दोनों को हटा दिए, इतने जोड़ लिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू थी उससे वैल्यू परिणाम ज्यादा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। जूल जो है वो कार्य का मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, कार्य का, और सेकंड किसका मात्रक है, समय का, W/T। तो W/T को P कहा जाता है, इसी को वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। वाट को W से डिनोट करते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी को P से P डिनोट करते हैं। P का कई सारा फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे क्या क्या पढ़े हैं, P इक्वल टू पढ़े हैं, P इक्वल टू पढ़े हैं B इंटू I स्क्वायर RT पढ़े हैं, B स्क्वायर अपान में R पढ़े हैं, B स्क्वायर अपान में क्या पढ़े हैं, R पढ़े हैं। यह सारा फार्मूला हम लोग पढ़े भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 जूल में जो कैलोरी होती है, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग H निकाल रहे थे तो H इक्वल टू क्या लिखे थे, W/4.2। W में क्या लिखे थे, 4.2। इसी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के उपरांत में हमारा आंसर क्या आएगा, ये नियर अबाउट 0.24 आएगा। कितना आएगा, 0.24। इट मीन्स जो हमारा 1 जूल होता है, इसमें कितना होता है, 0.24 कैलोरी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर बराबर होता है। तो एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। I बराबर क्या होगा, Q/T। ये हो गया एक, तो एक कूलाम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मीन्स 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम बटे सेकंड। देखो कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 तक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे 22 पे। 22 क्या कह रहा है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप। तो जब हम लोग ओम का नियम पढ़ रहे थे, ओम के नियम में क्या कहा गया था, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब स्थिर रहे, क्या रहे, स्थिर रहे। स्थिर को अचर भी कहा जाता है। अचर मीन्स उसका मान परिवर्तित ना हो। तो वही परिभाषा से हम इसको लगा सकते हैं कि ताप क्या रहे, अचर रहे, तभी ओम का नियम लागू होगा। अगर ताप अचल नहीं है तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। और ओम का नियम होता क्या है, ओम का नियम होता है B इक्वल टू RI। B इक्वल टू क्या होता है, RI होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले में ये P इक्वल टू B इंटू I स्क्वायर RT और B स्क्वायर अपान R ऐसे करके बहुत सारे फार्मूला हम लोगों ने लिखा था। अब यहाँ पे हमको पता करना है कि ये कौन सा ऐसा है जो इसको यूज नहीं। तो I स्क्वायर R वहाँ पे आया है, B स्क्वायर बटे R भी आया है, B I भी आया है, लेकिन I R स्क्वायर नहीं आया है। अब ये आ भी नहीं सकता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, निरूपित नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो शेष तीनों है वो निरूपित करते हैं और ये वाला निरूपित नहीं करता है। कहने का मतलब यदि हम लिखना चाहें तो P बराबर क्या होगा, B Q अपान में T एक फार्मूला होता है, ये फिर B इंटू I हो जाएगा। B की जगह I R रखेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R।
आई की जगह बी बटे आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे में आर हो जाएगा। इतना फार्मूला पी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी में से हमको देखना था कि ऐसा कौन सा है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये वाला टर्म आई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आर स्क्वायर का टर्म कहीं नहीं आता है, तो यही क्या हो जाएगा, निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट 25 नंबर कह रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा कितनी है। तो देखो भाई T बराबर दिया हुआ है 1 मिनट, सेकंड में बदलेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और Q बराबर दिया हुआ है 120 कूलाम, हमको I निकालना है। I बराबर होता है Q अपान T, ये हो जाएगा 120 बटे 60, 60 एकम 60, 60 गुना 120 बराबर कितना हो जाए भैया, 2 एम्पियर। कितना हो जाए, 2 एम्पियर। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। क्या आंसर होगा, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील क्या होते हैं। देखो भाई आवेश के प्रवाह के जिम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रॉन। आवेश के प्रवाह के जिम्मेदार कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। देखो भैया इन दोनों का यूज करके पहले हम आर निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, उसके बाद इसका यूज करके नई वाली शक्ति निकाल लेंगे। तो चलते हैं सिस्टम बाय सिस्टम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या सबसे पहली कंडीशन के लिए B1 बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट और P1 बराबर क्या दिया हुआ है 100 वाट। हम यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कौन वाला, जो यहाँ पे लिखे थे ये वाला। इन दोनों को रिलेट करेंगे, इन दोनों को रिलेट करेंगे तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 स्क्वायर अपान में R, ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपान में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए भाई, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में। ये हुआ हमारा फार्मूला। और हमको निकालना क्या है, R निकालना है। क्या निकालना है, R। तो R इक्वल टू हो जाएगा B1 स्क्वायर अपान में P1, तो ये क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 और P1 का मान है 100, 0 से 0 कैंसिल। R इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 इंटू में 22 और 22 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ नंबर्स होते हैं, आपको कम से कम 30 तक के नंबर का स्क्वायर लर्न होना चाहिए। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 484। कितना हो जाएगा 484 ओम। अब देखो ये जो हमारा बल्ब था इसका रेजिस्टेंस हमको निकल के आ गया कितना है 484 ओम है। इस बल्ब को 110 वोल्ट पर प्रचलित किया गया है। कितने वोल्ट पर, 110 वोल्ट पर प्रचलित किया गया है। और हमसे पूछ रहा है कि इसका जो है उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, बी बराबर दिया हुआ 110 वोल्ट, आर बराबर दिया हुआ है 484 ओम। हमको निकालना है P, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में R हो जाएगा। बी स्क्वायर करेंगे तो 110 और गुणा में 110 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 484 हो जाएगा। P को जब सॉल्व करेंगे 11 का मल्टीप्लाई करोगे 121 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा, बटे में 484। जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25। कितना आएगा 25 के नियर अबाउट आएगा। कितना आएगा 25 वाट के नियर अबाउट में आ जाएगा। कितना आएगा 25 के नियर अबाउट में आ जाएगा। देखो अगर इसको आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो सिंपल वे में इसको ये वाला जो क्वांटिटी लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 11 और दोनों जीरो से हो जाएगा 100, बटे में क्या हो जाएगा 484। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, बचेगा 4, फिर 44 हो जाएगा, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। ओवरऑल ये क्या बचा 100 अपान में 4 बचा, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100। वही यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया था। क्या लिख दिया था, डायरेक्टली लिख दिया था। तो कभी कभी थोड़ा सा डायरेक्ट भी किया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपके दिमाग में बना रहे कि ये कैसे आया। घर पे जाएं आप जब दोबारा इसको देखें तो आपके मन में ये आए कि ये कैसे आया। 25 वाट इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं
आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, 108 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। अब जो दिमाग वाले होंगे, क्या होंगे, दिमाग वाले होंगे, वो कहेंगे सर जी ये 108 220 वोल्ट ऐसे दिया हुआ था और इन दोनों का यूज करके ये हमने 484 ओम निकाला था, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए भूल ही गए तो यूज कर लीजिए दोनों क्वांटिटी, यूज कर लीजिए दोनों क्वांटिटी। क्या दिया हुआ है, P = 100 वाट और B = 220 वोल्ट दिया हुआ है। R निकालना है, कैसे निकाल लेंगे, R = हो जाएगा V²/P, ये हो गया 220 गुणे में 220 और बटे में P है 100, 0 से 0, 0 से 0, 22 × 22 यानी 22 का स्क्वायर हो जाएगा। 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। यही हमने पहले, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आपका MCQ इस चैप्टर का मैंने सफिशिएंट अमाउंट में करवा दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन जो MCQ के लायक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।